हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वेव ऑप्टिक सीरीज़ का लास्ट लेक्चर, जो कि है पोलराइजेशन पे। अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हुए उसमें मैंने आपको डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा दिया, YDAC पूरा पढ़ा दिया, इंटेंसिटी पे भी एक लेक्चर बना दिया और साथ साथ हाइगेंस प्रिंसिपल को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सभी लेक्चर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा का पूरा कवर करते हैं। कभी कभी मैं जो है ऐसा करता हूँ कि पूरा PYQ आपको डिस्कस कराता हूँ और कभी कभी सिर्फ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिकली आपको करना क्या है, मेरा वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको मिली है उसके बेसिस पर तुरंत जाकर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि वीडियो के अंदर सभी कॉन्सेप्ट जो नीट के अंदर आ सकते हैं या आ चुके हैं उनको हमने कवर किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक पोलराइजेशन। इसमें एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, वो ये है कि कैन वी एक्सप्लेन पोलराइजेशन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या हाइगेंस प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि पोलराइजेशन कैसे होता है? सोचिए इसके बारे में। क्या हाइगेंस प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है? हाँ बताता है, NCERT के अंदर क्वेश्चन भी है। क्या रिफ्रैक्शन कैसे होता है? बताता है, हाँ बताता है। क्या इंटरफेरेंस कैसे होता है? बताता है, बिल्कुल बताता है। डिफ्रैक्शन कैसे होता है? बताता है, हाँ बताता है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बताता है कि कैसे होता है, ये भी समझाता है। पर हाइगेंस प्रिंसिपल पोलराइजेशन कैसे होता है वो नहीं समझा पाता। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन तभी हो सकता है किसी वेव का जब उसका ट्रांसवर्स नेचर हो, यानी वेव अगर जा रही हो आगे तो ऑसिलेशन हो रहा हो ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, यानी ऑसिलेशन ऐसे हो रहा हो और वेव आगे जा रही है। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी है कि वेव आगे जा रही है और ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी वेव भी इधर जा रही है और ऑसिलेशन भी इधर ही हो रहे हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल कहीं पर भी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन नहीं करता है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल ये तो बताता है कि लाइट वेव होती है, वेव होने के कारण वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कैसे करती है वो भी बताता है। पर पोलराइजेशन के लिए जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ये वाला कि लाइट चलती है आगे पर ऑसिलेट होती है ऐसे। ठीक है। इसी को बनाने का एक और तरीका है कि चलती है आगे पर ऑसिलेट होती है ऐसे। अब आपने ये देखा होगा कि पोलराइजेशन पढ़ते समय वो आपसे ये बोलता है कि ये बात भूल जाओ कि लाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है। वो आपसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट को आप नेग्लेक्ट कर दो, हालांकि वो प्रेजेंट है पर उसको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आर आईज आर सेंसिटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट। हमको दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड तो दिखता ही नहीं, तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। तो पोलराइजेशन को समझने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे। तो हमने बोला लाइट चल रही है आगे पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे ऐसे। पर आपको एक बात समझनी होगी कि लाइट अगर चल रही है ऐसे, जैसे इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पर देख सकते हैं वाई के अलोंग ऑसिलेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मजबूर थोड़ी ना है कि वो सिर्फ वाई के अलोंग ही ऑसिलेट करेगी। अगर आप यहां पर एक प्लेन बना लें तो ये कौन सा प्लेन होगा बेटा? y और z वाला प्लेन, y z प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई मजबूरी नहीं है कि वो सिर्फ y में ऑसिलेट करेगी, वो z में भी ऑसिलेट कर सकती है, वो ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है, वो ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है, वो ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है, कैसे भी ऑसिलेट कर सकती है। लेकिन हाँ एक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन x में नहीं हो सकता, क्योंकि जब x में वेव चलती है तो उसको ऑसिलेट x के परपेंडिकुलर ही करना पड़ेगा। तो ये जो प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन हो गया है ना, YZ प्लेन, और वो चल रही है ऐसे, तो वो इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी ऑसिलेट कर सकती है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, किधर भी, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं कर सकती क्योंकि इसमें वो चल रही है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि ये जो ऑसिलेशंस हैं सबसे पहले आप इनको क्या करते हैं, वेक्टर है ये, तो आप इनको दो डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। सभी के कंपोनेंट आपने तोड़ दिए, ये देखिए आपने कंपोनेंट तोड़ के, वेक्टर हैं तो वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ के y में लिख दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और z में लिख दी। ठीक है। अब आपने क्या करा, यहां पर लगा दिया एक पोलरॉइड, पोलराइजर लगा दिया, पोलरॉइड लगा दिया, कुछ भी लगा दिया ऐसे, और ये है उस पोलरॉइड की ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस से हमारा मतलब क्या है? जिस एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशंस हैं उनको वो ट्रांसमिट होने देगा। तो हमने देखा कि यहां पर दो वाइब्रेशन आ रहे हैं, एक तो y वाले और एक z वाले।
अब आप भी समझते हैं बेटा कि y वाले वाइब्रेशन तो इसमें से पास हो जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो y वाले वाइब्रेशन इस तरफ निकल जाएंगे। लेकिन जो z वाले वाइब्रेशन थे जो ऐसे थे, जो 90 डिग्री पे थे ट्रांसमिशन एक्सिस से, वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो किसी भी पोलरॉइड पे अगर लाइट की इंटेंसिटी गिरी I0, तो आधी हो जाएगी ब्लॉक और आधी हो जाएगी पास। तो जो पोलरॉइड से जो इंटेंसिटी पास होती है वो होती है I0/2। आप बोलेंगे पोलराइजेशन समझाते समझाते आप एकदम से यहां पर कैसे आ गए, इस पे तो क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पोलराइजेशन होता कैसे है। तो आपने ये समझा कि ऑसिलेशन जो थे वो इस प्लेन में थे, उन ऑसिलेशंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको आपने वेक्टोरियली तोड़ लिया y में और z में, और तोड़ने के बाद क्या हुआ कि आपने देखा कि y वाले वाइब्रेशंस को हमने पास होने दिया जो कि आधे थे, और आधे जो z वाले वाइब्रेशन है उनको हमने ब्लॉक कर दिया। तो अगर इंटेंसिटी गिरी पोलरॉइड पे I0, तो पास कितनी हुई I0/2। इसी प्रक्रिया को पोलराइजेशन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उस तरफ से जो वेव आ रही थी उसमें इस तरीके से वाइब्रेशन पूरे प्लेन में, पर पोलरॉइड से पास होने के बाद वाइब्रेशन सिर्फ y में बचे। तो हमने क्या वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक पर्टिकुलर y एक्सिस के अलोंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, करा है ना। अब ऑसिलेशन सिर्फ y में बचे, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन किस प्रकार की वेव का हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का। तो आप बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव आर पोलराइजेबल, ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज करा जा सकता है। एंड पोलराइजेबल वेव्स आर ट्रांसवर्स, यानी जिन वेव को पोलराइज करा जा सकता है वो ट्रांसवर्स होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज करा जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं करा जा सकता। क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे ऐसे होती है। तो ट्रांसमिशन एक्सिस में से लॉन्गिट्यूडनल वेव पास हो जाती है, ट्रांसमिशन एक्सिस में से लॉन्गिट्यूडनल वेव पास हो जाती है, उसका पोलराइजेशन आप नहीं कर सकते। इस लाइन में से लॉन्गिट्यूडनल वेव निकल जाती है, पर ट्रांसवर्स वेव क्यों नहीं निकल पाई, क्योंकि जैसे ये आपकी एक्सिस थी तो ये वाली जो वेव्स थी जो इसके 90 डिग्री पे थी वो ब्लॉक हो गई, इसलिए ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन करा जा सकता है। तो एक सवाल भी आया है 1988 में कि विच ऑफ द फिनोमिना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट। साउंड एंड लाइट दोनों कौन सा फिनोमिना नहीं दिखाते हैं, इंटरफेरेंस दोनों दिखाते हैं, डिफ्रैक्शन दोनों दिखाते हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, कोहेरेंस दोनों दिखाते हैं, लेकिन पोलराइजेशन दोनों नहीं दिखाते। पोलराइजेशन सिर्फ लाइट दिखा सकती है या फिर ट्रांसवर्स वेव दिखा सकती है। अब इसको बोला जाता है बेटा पोलराइजर। सीधा यहां से अब अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसको बोला जाता है पोलराइजर, और इसके बाद लगाया जाता है एनालाइजर, इसके बाद लगाया जाता है एनालाइजर। तो यहां हमने लगा दिया एनालाइजर, ठीक। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइजर की है और जो ट्रांसमिशन एक्सिस एनालाइजर की है, अब आप बोलेंगे सर ये एनालाइजर कोई नई डिवाइस है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज आगे और लगा दी, बिल्कुल सेम चीज लगा दी है ना, सेम टू सेम। पर क्या है, इसने पोलराइजेशन करा है और ये एनालाइज करेगा कि इसने अपना काम ढंग से करा है कि नहीं। तो यहां पर आप समझिए इसका काम है पोलराइजेशन करना। तो ये एक आदमी है जिससे बोला चल पोलराइजेशन करके दे, और एनालाइजर से बोला चल तू चेक कर इसने अपना काम ढंग से करा कि नहीं करा। अब आप बोलेंगे कि सर सेम तरह की डिवाइस आगे लगा देने से चेकिंग कैसे हो पाएगी, तो मैं आपको समझाता हूँ चेकिंग कैसे होगी। इस एनालाइजर को क्या करना है, आपको गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, ठीक है। तो फिलहाल तो आपने देखा इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस, इसको मैं बोलता हूँ एक्सिस 1 पोलराइजर की। ट्रांसमिशन एक्सिस यानी जिस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशंस को ये पास होने देता है, और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो कि है एक्सिस 2, दोनों पैरेलल हैं। तो फिलहाल ये वाइब्रेशंस ऐसे के ऐसे सेम टू सेम इसमें से भी पास हो जाएंगे। तो अगर इस पे गिरेगा I0/2 तो इससे पास भी हो जाएगा पूरा का पूरा I0/2, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसमें से भी पास हो जाएगा। बट अगर आप क्या करें, एक्सिस 1 और एक्सिस 2 को 90 डिग्री पे कर दें, यानी ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये z एक्सिस के अलोंग कर दें और ये y के अलोंग कर दें। अब वाइब्रेशंस किस में है, y में, वाइब्रेशंस किस में है, y में, और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस किस में है, z में। अब जो वाइब्रेशंस हैं वो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गए, कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसमें से कितनी इंटेंसिटी पास होगी, 0, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। तो बेसिकली अब आपको पता कैसे चलेगा, जब आप एनालाइजर को बिल्कुल इसके पैरेलल रखोगे और यहां से देखोगे तो आपको बढ़िया लाइट दिखाई देगी, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है लाइट आ रही है ना।
फिर आप इसको घुमाओगे तो लाइट कम होने लग जाएगी और कम होने लग जाएगी और कम होने लग जाएगी और कम होने लग जाएगी, और जैसे आप इसको 90 डिग्री पे कर दोगे वैसे ही आपको दिखेगा अंधेरा, यानी कोई भी लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो आप ये बात समझ गए कि जब 90 डिग्री पे आया और कोई भी लाइट पास नहीं हुई, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जैसे ही वाइब्रेशंस y के थे और हमने इसकी एक्सिस z में कर दी तो वो ब्लॉक हो गए। ठीक है, इसीलिए यानी कि ये लाइट पोलराइज्ड थी। अगर ये लाइट पोलराइज नहीं होती तब क्या होता है, ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर वाइब्रेशंस y के अलावा z में भी थोड़े बच गए होते, यानी अगर ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाया होता तो y के अलावा थोड़े वाइब्रेशन z में भी बच गए होते, तो जब मैं इसको 90 डिग्री पे करता तो भले ही y वाले वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाते लेकिन z वाले वाइब्रेशन तो पास हो जाते, और z वाले वाइब्रेशन पास हो जाते तो मुझे अंधेरा दिखाई नहीं देता। तो जिससे मैं समझ जाता कि जब मैंने इस एनालाइजर को घुमाया तो कभी भी अंधेरा हुआ ही नहीं, और अगर अंधेरा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइट थी ये कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं थी, या फिर ये लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड नहीं थी। वाई में वाइब्रेशन थे पर साथ साथ जेड में भी कुछ वाइब्रेशन बच गए और वही 90 डिग्री पे पास होके हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एनालाइजर इस बात को एनालाइज करता है कि पोलराइजर अपना काम ढंग से कर पाया कि नहीं। ठीक है ना, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पर जो बातें हमको समझ में आई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब एक्सिस 1 और एक्सिस 2 पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है वो होती है पूरी की पूरी, इस पे गिरी I0/2 और पास भी हो गई I0/2। तो हमने लिख दिया ट्रांसमिशन इंटेंसिटी इज मैक्स, है ना, और एंटायर इंटेंसिटी पासेस, एंटायर एनर्जी पासेस, जितनी एनर्जी गिरती है पूरी की पूरी पास हो जाती है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी। गिरी कितनी थी एनालाइजर पे I0/2, ट्रांसमिट भी कितनी हुई I0/2, इंसिडेंट इंटेंसिटी I0/2, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी भी I0/2, दोनों बराबर है। फिर हमने देखा कि जब एक्सिस 1 और एक्सिस 2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी यहाँ पर थीटा कितना था बेटा 0 डिग्री दोनों के बीच में, यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री, और इस केस में मैंने देख लिया ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी मेरी हो गई 0। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या हो गई 0। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई, है ना, ये तो हमने एनालिसिस से ही निकाल लिया। लेकिन अब अगर कोई बोले कि इसके अलावा कोई एंगल हो तो, इसके अलावा कोई एंगल हो तो तब कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये आपकी थी एक्सिस 1 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इस पे लाइट गिरी थी I0, और यहाँ से पास कितनी हुई I0/2, और ये इसकी एक्सिस है और ये आपकी एनालाइजर की एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस 2 हो गई, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। क्या एंगल हो गया थीटा। अब कितनी इंटेंसिटी पास होगी, तो वो आप लिखेंगे ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इंसिडेंट इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, यही तो है लॉ ऑफ मैलिस, इस पे सवाल आते हैं। इनफैक्ट 2025 में 2 सवाल आए और दोनों ही पोलराइजेशन पर आए थे। 2025 जो कि पेपर खतरनाक माना जाता है, उसमें वेव ऑप्टिक्स से 2 सवाल आए और दोनों के दोनों पोलराइजेशन से आए। एक लॉ ऑफ मैलिस पे आया और एक ब्रूस्टर लॉ पे आया। तो लॉ ऑफ मैलिस समझ लो, ब्रूस्टर लॉ समझ लो, पोलराइजेशन पूरा ही आपका कवर हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इंसिडेंट इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, थोड़ा समझा दो। तो बेटा ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो थीटा है आपका वो 30 डिग्री है, ठीक। अब आप निकालना चाहते हो कि कितनी इंटेंसिटी उस तरफ पहुंची, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आप निकालना चाहते हो। अच्छा, एनालाइजर पे गिरी कितनी इंटेंसिटी, इंसिडेंट कितनी थी एनालाइजर पे, गिरी तो I0/2 थी, तो आपने लिख दिया I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर 30। तो आपके पास क्या आ गया I0/2, कॉस 30 क्या होता है बेटा √3/2, उसका आप कर दोगे स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3428, 3I0/8। तो आपको ये समझ में आया कि कितनी इंटेंसिटी पास हो पाई। ये आपसे इसमें ये भी सवाल पूछ सकता है कि परसेंटेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कैसे निकाल दोगे, आई ट्रांसमिटेड माइनस आई इंसिडेंट अपॉन आई इंसिडेंट इंटू 100। ऐसा सवाल आया तो नहीं है पर आ सकता है। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या लिख दोगे 3I0/8, इंसिडेंट इंटेंसिटी क्या थी I0/2
अपॉन में क्या लिख दोगे, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 इंटू 100, यहाँ से आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। पर क्वेश्चन ट्रिकी कब हो जाता है, अब उसके बारे में बात करते हैं, है ना। एक एक्सिस हो, दो एक्सिस हो, एक पोलराइजर हो, एक एनालाइजर हो, क्वेश्चन रहता है आसान। पर एक पोलराइजर के बाद दो और पोलराइजर लगा दिए जाएं, या एक पोलराइजर के बाद दो और एनालाइजर लगा दिए जाएं, बात तो एक ही है ना, एनालाइजर पोलराइजर एक ही तो चीज है ना, होते तो दोनों सेम ही चीज है, बस एनालाइजर एनालाइज कर रहा है इसलिए उसका नाम हमने एनालाइजर रख दिया। तो तीन अगर हो जाएं, तीन डिवाइसेस हो जाएं, तब क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक बन जाता है। तो आइए, लॉ ऑफ मैलिस क्या कहता है, बस ये कहता है बेटा, ये है लॉ ऑफ मैलिस, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था, सीधा अपन वो डिस्कस करने लग जाएगा। ये हटा देते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो पोलराइड लगाए P1 और P2 और उनकी एक्सिस परपेंडिकुलर रखी, ठीक है, ऐसे, तो ये y में रखी, तो ये z में रखी, ठीक, और इनके बीच में एक और हमने बीच में पोलराइड लगा दी, ये इसको P1 की एक्सिस बोल दी, इसको P2 बोल दिया, इनके बीच में P3 और लगा दिया। ये सवाल कब आया पहले तो ये बताऊं मैं आपको, 2017 में, ठीक है। तो एक इसकी एक्सिस तो ये है, फिर मैं बताऊंगा इस डायग्राम को और कैसे बना सकते हैं, और ये z में है ये, तो ये हो गई P1 की एक्सिस, ये हो गई P2। अब इन्होंने बोला बीच में एक P3 और लगा दिया, और P3 जो है वो एंगल बना रहा है P1 और P2 दोनों से 45 डिग्री, तो ये P3 की एक्सिस बता दी और ये एंगल बता दिया 45 डिग्री, ये एंगल भी फिर कितना हो गया 45, क्योंकि ये पूरा 90। अब इन्होंने बोला कि P1 पे, ये P1 है आपका, इस पे गिरी I0। अब इसने पूछा इधर से कितनी निकली, यहां से फाइनली, ठीक है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये I0 गिरी, ये पहला है। आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला जो पोलराइजर होता है उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो I0 को बस आधा कर देता है, वो पोलराइजेशन करता है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। आगे आपको देखना है कि कितनी इंटेंसिटी यहां से पास हुई, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी यहां से पास हुई। तो आपने देखा इस पे P3 तो है इन दोनों के बीच में, P3 पे कितनी लाइट गिरी, I0/2, तो इसको मैं एक बार के लिए I1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ I2, और यहाँ पे आपको बता देता हूँ तो I1, ठीक है। इंसिडेंट इंटेंसिटी P3 पे गिरी कितनी, I0/2, और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, 1 से लाइट आई, 3 पे गिरी, 1 और 3 के बीच का एंगल 45, वो आपने यहाँ पर रख दिया, तो ये आपका आ गया I0/2 इंटू 1/2, यानी कि I0/4। अब बात करते हैं I2 की, तो आपने लिखा I2। अब आप एक समझिए, I2 निकली किससे है, 2 में से, और I किससे थी, 3 से, तो लाइट जा रही है 3 से 2, ठीक है। तो I2, सबसे पहले I2 पे कितनी गिरी, I2 पे गिरी थी I1, I2 पे गिरी I1, कॉस स्क्वायर 3 और 2 के बीच का एंगल, 3 और 2 के बीच का एंगल भी 45 डिग्री, I1 कितना है, I0/4, कॉस स्क्वायर 45 करोगे वो भी क्या आएगा, 1/2, तो फाइनल आंसर इज I0/8। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, I0/8, और यही हमारा आंसर था। अब हम देखते हैं नीट 2025 का क्वेश्चन। नीट 2025 का जो हमारा सवाल था, 2017 का आप लोग समझ गए होंगे, ये हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक तरीका और बताऊंगा आपको कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो डायग्राम को आप 1 मिनट रुकिए, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, लेट्स ट्राई कि थोड़ा सा कम हो जाए वो। हाँ, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक और तरीका है जिससे मैं आपको बताऊंगा डायग्राम आप कैसे बना सकते हो। ये आप बना सकते हो P1, फिर उसने बोला कि P1 और P2 के बीच में 90 है ना, ये बेटर समझ में आएगा आपको, ये हर बच्चे के समझ में नहीं आएगा। और फिर ये आपने बना दिया P3, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैंने क्यों बनाया, ताकि आप समझ पाए कि P1 के बाद P3 है और P3 के बाद P2 है। इस डायग्राम में पता नहीं चल रहा बेटा पहले कौन है और बाद में कौन है ना। या तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट जाएगी, जैसे कि आप इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, 1 से 3, 3 से 2, ठीक है। फिर 1 पे कितनी गिरी, देखो क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे करना है, I0, फिर 1 कितनी पास करेगा, I0/2,
3 से कितनी पास होगी, 3 पे गिरी आई नॉट बाई 2 और एंगल कितना है 45, और 2 से कितनी निकलेगी, 2 पे कितनी गिरी ये, तो 2 से कितनी निकलेगी, 2 पे गिरी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45, और 2 और 3 के बीच का एंगल भी कितना है 45, तो एक और आ गया कॉस स्क्वायर 45, और ये अपना फाइनल आंसर आ गया आई नॉट बाई 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 3 2 ऐसा बना दें, 1 पे कितनी गिरी दिखा दें, 1 से कितनी पास हुई दिखा दें, 3 पे कितनी गिरी इंसिडेंट आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल लें 45, यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल, वो भी कितना है 45। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ गए क्या, नोट कर लो। अब आइए देखते हैं 2025 का सवाल। 2025 का सवाल मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि उसका एंगल थोड़ा अजीब सा दे दिया, तो बच्चों को काफी समस्या आ गई। 2025 में उन्होंने ये बोला, फिर से वही बोला कि 3 लगा दिया अपन ने, है ना, 3 लगाए, इसमें भी डायरेक्ट ही समझाता हूँ आपको, 3 लगाए, एक P1 लगाया, एक इसको भी P2 बोल देते हैं, हालांकि ऐसा नाम नहीं बोला था पर अपन नाम दे देते हैं, P1 P2 और बीच में लगाया P3, क्योंकि अभी अभी अपन ने ऐसा करा है। और ये वाला एंगल बोल दिया 22.5। तो बच्चों के लिए दिक्कत क्यों हो गई, क्योंकि 22.5 एंगल देखते ही आधे बच्चों का दिमाग खराब हो गया, और इसको अपन बोल सकते हैं 90 माइनस 22.5, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। अब फिर से वही चीज़ करो, 1 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, वही बना दो, 1 से 3 पे गिरी, 3 से 2 पे गिरी, और 2 से फाइनली निकली। अब एक बात और बहुत ध्यान देने की थी इस सवाल में, उसने ये कहा था I नॉट इज द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग फर्स्ट पोलरॉइड। उसने कहा था फर्स्ट पोलरॉइड को पास करने के बाद जो इंटेंसिटी बची उसको I नॉट बोलना है। तो आप बोलेंगे ये तो I नॉट बाई 2 है, तो उसने I नॉट बाई 2 का नाम ही तो I नॉट दे दिया, उसने बोला I नॉट बाई 2 का इस बार आपको बोलना I नॉट। अब इन दोनों के बीच का एंगल लिखो, इन दोनों के बीच का एंगल है 22.5, तो आप लिख दो 45/2, लिख सकते हो कि नहीं, 45/2। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस 45/2, 22.5 भी छोड़ सकते हो, देखते हैं जिससे भी सॉल्व होगा। अब यहाँ से निकला I नॉट, अब 3 में से क्या पास होगा I नॉट, इस पे गिरा I नॉट कॉस स्क्वायर 45/2, ठीक। अब 2 पे कितना गिरा, 2 पे ये गिरा, जो 3 से निकला वो 2 पे गिरा, 2 पे गिरा I नॉट कॉस स्क्वायर 45/2, ये इस पे गिरा। फिर आप एक और लिखोगे कॉस स्क्वायर, फिर आपने देखा 90 माइनस 45/2, 90 माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस 45/2। बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना था, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो I नॉट कॉस स्क्वायर 45/2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 45/2, ठीक है। अब एक चीज देखना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आप 4 मल्टीप्लाई करो और 4 डिवाइड करो। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4, है कि नहीं। इस चीज को ध्यान से देख लो सबसे पहले कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर ये क्या होता है अपना साइन 2 थीटा, ये भी अपना क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लें, नोट कर लें, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कर लिया नोट कर लिया। अब आगे करते हैं, तो यही चीज अपन को यहाँ पर भी लगानी है। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से डिवाइड भी करा, इस 4 को इनको दे दिया। जब मैंने इनको दिया तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना है 45/2, ठीक है। I नॉट बाय 4, ये कट गया 2 और 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया I नॉट बाय 4, साइन स्क्वायर 45 क्या आ गया 1/2, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया I नॉट बाय 8। ये अपना आंसर है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। I नॉट बाय 8 इज द आंसर। अब अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ब्रूस्टर्स लॉ पे। तो ब्रूस्टर्स लॉ भी आपको समझ लेना है। तो एक तो लॉ ऑफ मैलिस हो गया जो आपको समझना है, और दूसरा आपको क्या समझना है ब्रूस्टर्स लॉ। लॉ ऑफ मैलिस को हटा देते हैं, इसके सवाल अब आप लोग समझ गए किस तरीके से आपको करने हैं। अब बात करते हैं ब्रूस्टर्स लॉ।
ब्रूस्टर्स लॉ ये कहता है कि हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, पेयर ऑफ मीडिया यानी दो मीडियम जो होते हैं, तो ये मान लीजिए एयर है और ये है वाटर। मान लीजिए वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। ये लाइट आई और एक स्पेशल एंगल पे गिरी जिसको आपने बोल दिया IP। इसको आप ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल भी बोल सकते हैं। जब लाइट इस स्पेशल एंगल पे आके गिरती है तो वो रिफ्रैक्ट तो होगी ही, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि किसी भी दो मीडियम की बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। पर अगर लाइट इस स्पेशल एंगल IP पे आके गिरे तो इन दोनों के बीच बनता है 90 डिग्री। आपने बोला ठीक है सर, समझ गए, है ना। और फिर ये अगर IP है बेटा तो ये भी IP होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाता है इस स्पेशल एंगल पे आके लाइट अगर गिरती है तो। अब यहां पर ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, उसको प्रूव बाद में करूंगा, पहले लॉ बता रहा हूं। ब्रूस्टर्स लॉ ये कहता है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज n2 by n1। ठीक है, सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखनी है, फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखनी है, ये ब्रूस्टर्स लॉ कहता है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की कि आया कैसे, तो आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए आपको चाहिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin IP इज n2 sin R। पर एक चीज यहां पर और देखने की है कि IP प्लस R प्लस 90, ये पूरा 180 डिग्री है ना, तो IP प्लस 90 प्लस R इज 180। यहाँ से R आपको मिल गया 90 माइनस IP, तो यहाँ आप R की जगह लिख सकते हैं n2 sin 90 माइनस IP। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया कॉस IP n2 n1 साइन IP, और इससे आपको ये मिल गया, ये कॉस थीटा को नीचे ले आओ ना, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। तो ये लॉ है, ये लॉ है। पर ये बात तो हुई नहीं कि इसका पोलराइजेशन से क्या लेना देना है, और ये IP क्या चीज़ है, और ये क्यों हो गया 90 डिग्री क्या हो गया, ये ब्रूस्टर लॉ बताना क्या चाह रहा है ना। ये दोनों 90 डिग्री पे अगर हो गए तो हम क्या करें, हम क्या करें कि 10 IP n2 by n1 होता है, ऐसे नहीं। और भी इसके अंदर चीज़ है, इसके अंदर और चीज़ क्या है कि ये जो लाइट है ना ये अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं कि इसके वाइब्रेशन ऐसे ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, और आपको पता है कि पोलराइजेशन कैसा होता है। जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट आई, ये अनपोलराइज्ड है, ये चल रही है x में पर वाइब्रेशन है y में, और डॉट दिखा रहा है z वाले वाइब्रेशन से, यानी लाइट चल रही है x में पर वाइब्रेशन y और z दोनों में है ना। डॉट क्या दिखा रहा है, z वाले वाइब्रेशन। अब पोलराइजेशन के बाद क्या होता है, या तो वाइब्रेशन सिर्फ y में बचे, डॉट गायब हो जाए, या फिर वाइब्रेशन सिर्फ z में बचे, ये वाली लाइन गायब हो जाए। तो ये भी पोलराइज्ड लाइट है और ये भी पोलराइज्ड लाइट है। तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट हमारे पास आई, इसका पोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, या तो वाइब्रेशन सिर्फ y में बचेंगे या फिर वाइब्रेशन सिर्फ z में बचेंगे, और x में आपकी लाइट चल रही होगी। ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर होगी। तो ये जो है इसमें वाइब्रेशन दो डायरेक्शन में है, तो ये तो अनपोलराइज्ड। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में बचेंगे। तो ये स्पेशल एंगल की खासियत क्या है कि अगर इस स्पेशल एंगल IP पे आपने लाइट को गिराया जो कि अनपोलराइज्ड है, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन हो गया, कोई पोलराइड नहीं लगाना पड़ा। तो खास बात समझ में आ गई। अब एक बात जिस पे सवाल आता है, ठीक है, सवाल मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सवाल आप खुद कर लेना, जो डिस्कस करने लायक बात है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो ये जो वाइब्रेशन, एक सवाल आया था उसमें यही बात पूछी थी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में बचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा वेक्टर है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्योंकि मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो बचा, पर कौन से डायरेक्शन में बचा, इस वाले में, क्योंकि ये वाले वाइब्रेशन, ये क्या है अपना प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा अपना प्लेन है, ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो ये अपना पूरा प्लेन है।
अब अपने पास शुरुआत में वाइब्रेशन कहाँ थे, एक तो प्लेन में और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है उसमें ब्लैक बोर्ड वाले व्हाइट बोर्ड वाले गायब हो गए, कौन से बचे, सिर्फ परपेंडिकुलर। तो आपको समझना है जो पोलराइज्ड लाइट बनी है रिफ्लेक्शन से, उसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें जो वाइब्रेशंस आपके बचे हैं वो हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और इस पे सवाल आया था, मैं आपको बता दूं कब, इसी जानकारी पे सवाल आया हुआ है अपना 2018 में। जो जानकारी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है इसी पे सवाल आया हुआ है 2018 में। आई होप अब वो सवाल आप लोग कर पाएंगे। एक सवाल उन्होंने क्या पूछा वो भी आपको बताता हूँ। अब ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। जिन बातों की ज़रूरत अब नहीं है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उनको मैं हटा रहा हूँ, तो ये मैंने हटा दिया। उसने ये पूछा कि जो आईपी है वो कितना होता है, तो 4 ऑप्शन उसने दिए कि आईपी कितना होता है, ए बी सी डी। एक में इसने बोला, ये 2020 का सवाल है, या ब्रूस्टर एंगल भी बोल सकते हैं, आईबी एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं आईपी, या ब्रूस्टर एंगल भी बोल सकते हैं आईबी। तो उसने पूछा आईबी कितना है, क्या आईबी 30 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा है, क्या आईबी 45 से कम और 30 से ज़्यादा है, क्या आईबी 90 से कम और 45 से ज़्यादा है, या फिर क्या आईबी एग्जैक्टली 90 है। तो अपन को पता है एग्जैक्टली 90 तो नहीं है, पर इन तीनों में क्लियर नहीं है अपने को, इन तीनों में क्लियर नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, एक तो इसके अंदर एक एक्सप्लिसिट अजम्पशन है, एक अजम्पशन मानकर पहले से ही इस क्वेश्चन को बनाया गया और आंसर भी उसी हिसाब से फ्रेम करे गए हैं। इसका आंसर है 45 से 90 के बीच में। पर ध्यान देना, ये वाली चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है। जो आपका ब्रूस्टर एंगल है वो 45 से 90 के बीच में सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही हो। अगर डेंसर टू रेयरर जा रही हो तो ब्रूस्टर एंगल 45 से कम भी हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन को बनाने वाले ने ये माना हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में ज़्यादातर टाइम हम लोग रेयरर से डेंसर जाते हैं, इसलिए बच्चे को भी यही मानना है कि रेयरर से डेंसर जा रहे हैं। क्योंकि अगर डेंसर टू रेयरर जा रहे हो तो 45 से कम भी हो सकता है, तो वो 45 से 30 के बीच में होगा कि 30 से 0 के बीच में होगा, डोंट नो, है ना, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, है कि नहीं। तो जो आंसर कन्फर्म है वो ये है, दिस इज कन्फर्म कि हमारा ब्रूस्टर एंगल 45 से 90 के बीच में आएगा पक्का, अगर रेयरर से डेंसर में हम लोग जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि 45 से ज्यादा आएगा और 90 से कम आएगा। देखिए बेटा 10 आईपी, तो 1045 डिग्री कितना होता है, 1। 1045 कितना होता है, 1। अगर आप डेंसर में जा रहे हो, जैसे मान लो आप वाटर में चले गए, तो 10 आईपी आपका क्या आ जाएगा, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, 1.33 डिवाइडेड बाय 1। अब आप ध्यान से देख सकते हैं 1045 1 होता है और 10 आईपी वाटर और एयर के लिए 1.33 आ रहा है, यानी आईपी जो है हमारा 45 डिग्री से ज़्यादा ही है। ये बात तो पक्की है। अब 90 डिग्री क्या होता है, 1090 डिग्री, 1090 डिग्री होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो बेटा ये अगर किसी चीज़ का ब्रूस्टर एंगल 90 हो गया तो हम क्या लिख देंगे, 1090 इनफाइनाइट बराबर म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ एयर मान। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट थोड़ी ना हो सकता है। अगर ब्रूस्टर एंगल 90 हो जाएगा तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट आ जाएगा, वो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए ब्रूस्टर एंगल 90 से कम रहता है, क्योंकि 90 पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो ब्रूस्टर एंगल 90 से कम और 45 से ज़्यादा हमको दिख ही रहा है, 45 से ज़्यादा हमको दिख ही रहा है। पर एक बात मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ली कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ये वाला सवाल हमारा खत्म हो गया। एक सवाल और करते हैं और फिर हम लोग पोलराइजेशन टॉपिक से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया ये 2020 का सवाल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ही बात पे आधारित था, मैं आपको बताऊं। अगला सवाल जो है वो एक ही बात पे आधारित था और वो बात इतनी सिंपल सी थी। 2025 का सवाल है ना, 2025 का सवाल।
उन्होंने बोला एयर से लाइट गई एक मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.78, ये दिया था 1.78 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी थी म्यू, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कुछ ऑप्शंस दिए, कुछ ऑप्शंस दे दिया आपको। अब कुछ भी पूछ सकता है वो इसके बाद आपसे, वो आपसे आईपी पूछ सकता है, वो आपसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि सर इसमें 10 आईपी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, म्यू के बराबर होगा, क्योंकि नीचे तो एयर का आएगा, एयर का 1 होता है ना, मीडियम अपॉन एयर, डेंसर अपॉन रेयरर, 1.78 अपॉन 1, 1.78। अब अगर किसी बच्चे को ये दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि 1.78 रूट 3 होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया था। 1.78 क्या होता है? रूट 3। 10 रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री पे, तो आईपी कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल निकाल लिया, आईबी लिख लो या तो चाहो तो, ब्रूस्टर एंगल आपने निकाल लिया 60 डिग्री, ठीक है। अब कोई आपसे आर भी पूछ सकता है, तो आर के लिए फिर आप स्नेल्स लॉ लगा दो, n1 साइन आईपी या आईबी इज n2 साइन आर। n1 है एयर तो 1, ये अभी अभी आपने निकाला, ब्रूस्टर एंगल 60 है, n2 आपका क्या है? रूट 3 साइन आर, तो 1 बाय वो 60 डिग्री क्या हो गया? √3/2 बराबर √3 साइन आर, √3 कट गया, आर कितना आ गया? 30 डिग्री, आर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो आप समझिए बेटा, अगर आप ये आई ब्रूस्टर एंगल नहीं निकाल पाते कि 60 डिग्री, अगर आपको क्लिक ही नहीं होता कि 1.78 √3 है, तो आप निकाल ही नहीं पाते कि ब्रूस्टर एंगल 60 है, और ब्रूस्टर एंगल अगर आप 60 नहीं निकाल पाते तो यहाँ नहीं डाल पाते, यहाँ नहीं डाल पाते तो आप आर भी नहीं निकाल पाते, तो आपका क्वेश्चन वहीं अटक जाता। तो कभी कभी ऐसे भी ट्रिक आ जाते हैं, एकदम से डेटा को देख के घबराइए मत, ध्यान से सोचिए कि ये वैल्यू हमको पता है क्या। तो अगर आपको क्लिक हो जाता कि ये वैल्यू क्या है, तो फिर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, और बाकी सारी जानकारी ब्रूस्टर लॉ के बारे में आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वैसे अगर आप इसको देखा है आपने ध्यान से, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। सो अब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा खत्म हो गया, इसके बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।